स्टूडेंट्स, अपने लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था सोर्सेस ऑफ बजट के बारे में और मैंने आपको कहा था कि अपने अगले क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा कंपोनेंट्स ऑफ बजट के बारे में। तो इस क्लास में मैं आपको बताने वाला हूं कि कंपोनेंट्स ऑफ बजट क्या क्या होते हैं। तो इसके पहले कि हम आपको बजट के कंपोनेंट्स के बारे में बताएं, हम आपको रिमाइंड कराना चाहेंगे अपने पहले क्लास में जो हमने पढ़ा था मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट बजट, जिसमें कि मैंने आपको बताया था कि गवर्नमेंट की जो बजट होती है वो एक एस्टिमेटेड रिकॉर्ड होती है किसकी, रिसीट की और एक्सपेंडिचर की। तो वही दोनों जो वर्ड थे, रिसीट और एक्सपेंडिचर, वही दोनों वर्ड हमारे कंपोनेंट ऑफ बजट में भी आएंगे और इस तरह से हमारे जो दो कंपोनेंट्स होंगे बजट के वो हो जाएंगे बजट रिसीट और बजट एक्सपेंडिचर। ठीक है। अब इसके पहले कि हम पढ़े कि बजट रिसीट क्या होती है, हमको ये समझना होगा कि रिसीट का मतलब क्या होता है। देखिए, रिसीट कोई भी फंड जो कि गवर्नमेंट को मिलती है बहुत सारे सोर्सेज से, जिससे कि वो अपने डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ को कैरी ऑन कर पाए, उसे ही हम बोलते हैं बजट रिसीट। अब जब गवर्नमेंट को रिसीट्स की प्राप्ति होती है तो उसमें दो बातें होती हैं, या तो फिर गवर्नमेंट की जो एसेट्स हैं वो डिक्लाइन हो जाती है या तो फिर उसकी लायबिलिटी जो है वो इंक्रीज कर जाती है। अब रिसीट से कैसे एसेट डिक्लाइन होगी, जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट के पास एक पीएसयू है, गवर्नमेंट ने उस पीएसयू को सेल कर दिया, तो सेल करने के बदले में उसको फंड तो मिले, लेकिन वो पीएसयू जब सेल हो गई तो वो जो एक एसेट थी गवर्नमेंट के पास, पीएसयू एक एसेट थी गवर्नमेंट के पास, तो वो डिक्लाइन कर गई, वो कम हो गई। अब मान लीजिए गवर्नमेंट जो है वो अपनी रिसीट की प्राप्ति करता है लोन लेकर, उसने कोई लोन रेज किया था जिससे उसको रिसीट की प्राप्ति होगी, लेकिन जब वो उसके ऐसा लोन मिलता है तो एक लायबिलिटी भी बन जाती है गवर्नमेंट की कि वो इस लोन को कभी ना कभी तो वो उसको रिपे करना ही पड़ेगा। तो इस तरीके से हम क्या देखते हैं कि बजट रिसीट से एसेट्स डिक्लाइन होता है और लायबिलिटी इंक्रीज करती है। अब हम समझते हैं कि बजट रिसीट के कौन कौन से दो कंपोनेंट होते हैं। तो पहला कंपोनेंट होता है हमारा रेवेन्यू रिसीट और दूसरा होता है हमारा कैपिटल रिसीट्स। तो रेवेन्यू रिसीट्स वो रिसीट्स होती है जिसके मिलने से गवर्नमेंट के ना तो एसेट्स में कोई डिक्लाइन होता है ना ही लायबिलिटी में कोई इंक्रीज़ होती है, यानी कि एसेट्स और लायबिलिटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब आप सोचेंगे कि अभी तो मैंने आपको बताया था कि रिसीट्स का मतलब होता है कि एसेट्स में डिक्लाइन होता है, लायबिलिटी में इंक्रीज़ होता है, तो फिर रेवेन्यू रिसीट्स भी तो एक रिसीट हुई, तो फिर इसमें ऐसे क्यों नहीं हो रहा है। तो ये आपको क्लियर हो जाएगा जब मैं आपको इसके एग्जांपल्स को बताऊंगा। ठीक है, तो उसके पहले हम ये समझते हैं कि रेवेन्यू रिसीट्स के फीचर्स क्या क्या होते हैं, और फिर जब मैं आपको एग्जांपल्स बताऊंगा तो मैं इन सारे फीचर्स को एग्जांपल से रिलेट कर दूंगा, फिर आपको पूरा मीनिंग क्लियर हो जाएगा। तो जो रेवेन्यू रिसीट होता है इसका पहला फीचर होता है कि इसमें ना तो एसेट्स की डिक्लाइन होती है ना ही लायबिलिटी की इंक्रीज़ होती है। दूसरा इसका फीचर होता है कि रिकरिंग इन नेचर होती है, यानी कि ऐसे रिसीट्स जो है वो गवर्नमेंट को बार बार मिलते रहते हैं। तीसरा जो उसका फीचर होता है वो ये है कि ऐसे रिसीट्स को मिलने के बाद गवर्नमेंट को उसको रिटर्न करने की ऑब्लिगेशन नहीं होती है। अब हम समझते हैं इन तीनों फीचर्स को एग्जांपल के थ्रू। जैसे रेवेन्यू रिसीट्स का एक मेजर सोर्स होता है इनकम टैक्स। ठीक है, टैक्स जो गवर्नमेंट लगाती है, जो कि दो तरह से होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, तो ये जो दो सोर्सेस मैंने लिखे हैं, सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू रिसीट्स, वो हो गया आपके टैक्स रिसीट्स और नॉन टैक्स रिसीट। तो टैक्स रिसीट्स में हमारे आते हैं डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, और डायरेक्ट टैक्स में हमारे आते हैं इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स जब गवर्नमेंट लगाती है तो क्या उससे किसी भी तरह के एसेट्स का डिक्लाइन होता है? नहीं। क्या उससे गवर्नमेंट की किसी भी तरह की लायबिलिटी की इंक्रीज होती है? नहीं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि रेवेन्यू रिसीट्स, जिसका कि एक एग्जांपल है इनकम टैक्स, उससे ना तो गवर्नमेंट की एसेट्स कम हो रही है ना ही लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है। तो इस तरीके से हमारा जो पहला फीचर था कि नाइदर इंक्रीजेस लायबिलिटी नॉट डिक्रीजेस एसेट्स, ये जस्टिफाई हो जा रही है। ठीक है, अब हम समझते हैं कि इसका सेकेंड फीचर को हम कैसे रिलेट कर पाएंगे। तो रेवेन्यू रिसीट का सेकेंड फीचर था रिकरिंग इन नेचर, यानी कि टैक्स का पेमेंट तो कभी ना कभी कोई ना कोई हमेशा करते ही रहता है। तो इस तरीके से क्या ये बार बार इस तरह की रिसीट्स जो हैं गवर्नमेंट को मिल रहे हैं टैक्सेस के थ्रू, तो ये रिकरिंग इन नेचर होती है। अब तीसरा फीचर जो हमने पढ़ा था नो फ्यूचर ऑब्लिगेशन टू रिटर्न। तो जब गवर्नमेंट कोई टैक्स इंपोज कर रहा होता है, या तो फिर वो डायरेक्ट टैक्स हो या तो फिर इनडायरेक्ट टैक्स हो, तो गवर्नमेंट की जवाबदेही नहीं बनती है कि वो इसको रिटर्न बैक करे जिससे कि उसको ये टैक्सेस मिले थे। तो यहाँ कोई फ्यूचर ऑब्लिगेशंस नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने दो सोर्सेज देखा, टैक्स रिसीट और नॉन टैक्स रिसीट्स के बारे में। टैक्स रिसीट्स में हमने पढ़ा डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में। अब हम पढ़ेंगे कि डायरेक्ट टैक्स में और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या क्या अंतर होते हैं। तो डायरेक्ट टैक्सेस वो टैक्सेस होते हैं जो कि प्रोग्रेसिव इन नेचर होते हैं। तो जब मैं
बोलता हूँ प्रोग्रेसिव इन टैक्स, इसका मतलब होता है कि डायरेक्ट टैक्स का जो रेट होता है ना वो इनकम के साथ साथ बढ़ते जाता है। यानी कि जो लोअर स्लैब के जो लोग जिनकी इनकम कम है उनको डायरेक्ट टैक्स या फिर इनकम टैक्स देने की ज़रूरत नहीं होती है, और जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाती है लोगों की रेट ऑफ टैक्सेशन तो बढ़ता ही है और उनको ज़्यादा टैक्स का पेमेंट करना पड़ जाता है। यानी कि इनकम के साथ साथ प्रोग्रेस करती है ऐसी टैक्स। वहीं अगर हम बात करें इनडायरेक्ट टैक्स की, जैसे जीएसटी होती है हमारी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वो रिग्रेसिव इन नेचर होती है। यानी कि वो एज पर इनकम नहीं होती, सबको एक बराबर इनडायरेक्ट टैक्स देना होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई दो इंसान है, एक की इनकम है सपोज कीजिए 1,00,000 रुपीज़ पर मंथ और एक की इनकम है 10,000 रुपीज़ पर मंथ। अब वो कोई गुड्स खरीदते हैं, उस गुड्स पर मान लीजिए 10% का जीएसटी लगा हुआ है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि जिसकी इनकम 10,000 रुपीज़ थी या फिर जिसकी इनकम 1,00,000 रुपीज़ थी, दोनों को ही जो जीएसटी देना पड़ेगा वो होगा हमारे 10% के रेट के हिसाब से। तो जिसकी इनकम 1,00,000 रुपये थी उसको तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा अपने इनकम से ये पार्ट अवे करने के लिए कि उसको इतनी टैक्सेशन देनी पड़ रही है। लेकिन जिसकी इनकम कम है उसके ऊपर बर्डन बहुत ज़्यादा लगेगा कि भाई उसको अपने 10,000 में से ही उसका 5% जो है उसको दे देना पड़ जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते क्या है कि इनडायरेक्ट टैक्स जो होती है वो रिग्रेसिव इन नेचर होती है। अब जो सेकेंड फीचर होता है डायरेक्ट टैक्स का वो होता है कि इंसिडेंस और इम्पैक्ट जो होता है डायरेक्ट टैक्स का वो एक ही पर्सन पर लगता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन क्या होता है। इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन का मतलब होता है कि जिस किसी बंदे पर टैक्स लगाया जाता है हम कहते हैं कि टैक्स का इंसिडेंस उस पर्सन पर है, और इम्पैक्ट ऑफ टैक्सेशन का मतलब होता है कि जिस पर्सन को फाइनली टैक्स का बर्डन बेयर करना पड़ता है उसे हम बोलते हैं कि इम्पैक्ट टैक्स का उस पर्सन पर है। तो डायरेक्ट टैक्स जैसे इनकम टैक्स जिस पर लगाई जाती है पेमेंट भी उसी को करना पड़ता है, तो इंसिडेंस और इम्पैक्ट जो है ऐसे टैक्सेस का सेम पर्सन पर रहता है। वहीं अगर हम बात करें इनडायरेक्ट टैक्स की जैसे जीएसटी की, तो यहाँ पर शिफ्टिंग ऑफ टैक्सेशन इन्वॉल्व होती है। यानी कि जिस किसी पर टैक्स लगाया गया है यानी कि जिस पर इंसिडेंस ऑफ टैक्स है वो उसको शिफ्ट करके उसका इम्पैक्ट किसी और पर डाल सकता है। जैसे शॉपकीपर्स पर अगर टैक्स लगाया गया, जीएसटी लगाया गया, तो शॉपकीपर उसको शिफ्ट कर देती है और फाइनल कंज्यूमर को उस बटन को बेयर करना पड़ता है। यानी कि इम्पैक्ट किस पर पड़ जाता है, फाइनल कंज्यूमर पर पड़ जाता है। अब हम तीसरा डिफरेंस समझते हैं डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में। तो डायरेक्ट टैक्स जो है वो बेसिकली हमारी इनकम और प्रॉपर्टी पर लगाई जाती है, जबकि इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है ये हमारे गुड्स एंड सर्विसेज पर लगाई जाती है। डायरेक्ट टैक्सेस का जो एक लिमिटेड कवरेज होता है, लिमिटेड कवरेज बोले तो ये कि जैसे डायरेक्ट टैक्सेस जो होती है वो सब पर नहीं लगाई जाती है, जिनकी इनकम कम है उस पर नहीं लगाई जाती है, जबकि जिसकी इनकम ज़्यादा है सिर्फ उन्हीं पर लगाई जाती है। तो इसका एक लिमिटेड कवरेज होता है, जबकि इनडायरेक्ट टैक्स का एक वाइड कवरेज होता है। इनकम जो भी हो इरिस्पेक्टिव ऑफ इनकम वो सब पर लगाई जाती है, यानी कि बहुत ज़्यादा वाइड रेंज होता है, सारे कंज्यूमर्स इसमें कवर्ड हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि नॉन टैक्स रिसीट्स कौन कौन से होते हैं जिससे कि गवर्नमेंट को रेवेन्यू रिसीट्स की प्राप्ति होती है। तो नॉन टैक्स रेवेन्यू में क्या क्या आते हैं, फीस, फाइन्स, एस्टीट, स्पेशल असेसमेंट, फॉरफीचर, ग्रांट्स और डोनेशन। अब हम एक एक करके समझते हैं कि इनके मीनिंग्स क्या होते हैं। देखिए, फीस का मतलब होता है जैसे हम कोई भी गवर्नमेंट के सर्विस को अवेल करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने एक ज़मीन खरीदा और हमें ज़मीन की रजिस्ट्रेशन करवानी है, या फिर हमने बर्थ सर्टिफिकेट बनवाया, या फिर हम लोगों ने सपोज कीजिए कोर्ट में जाकर कोई एफिडेविट बनवाया, तो इन सब काम के लिए हमें गवर्नमेंट को कोई फ़ीस देनी पड़ती है। तो ये फ़ीस क्या होती है, गवर्नमेंट के रिसीट का एक सोर्स बन जाती है और ये नॉन टैक्स रिसीट हो जाती है। अब फाइन्स क्या होती है, फाइन्स का मतलब हुआ जैसे गवर्नमेंट मान लीजिए हम लोगों ने कोई भी रूल्स रेगुलेशन को तोड़ा तो उसके बदले गवर्नमेंट हम पे कुछ पेनाल्टी इम्पोज करती है, वही हमारा फाइन हो जाता है और गवर्नमेंट के लिए वो रिसीट का एक सोर्स बन जाता है। जैसे हम लोग ट्रैफिक रूल अगर ब्रेक कर देते हैं मान लीजिए, तो गवर्नमेंट हमारे ऊपर फाइन इम्पोज करती है और उस फाइन से गवर्नमेंट को एक रिसीट की प्राप्ति होती है। अब तीसरा होता है हमारा एस्टीट। अब ये एस्टीट क्या चीज़ होती है, जैसे मान लीजिए कोई बंदा है, उसने अपने लाइफ टाइम में बहुत पैसा कमाया लेकिन उसका कोई सक्सेसर नहीं है या फिर दूर दूर तक कोई रिश्तेदार नहीं है, तो उसकी जो प्रॉपर्टी है उसके डेथ के बाद गवर्नमेंट के पास चली जाती है। तो उसकी जितनी भी प्रॉपर्टी थी वो गवर्नमेंट के रिसीट का एक सोर्स बन जाती है। चौथा आता है हमारा नॉन टैक्स रिसीट में आता है स्पेशल असेसमेंट। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है कि मान लीजिए कोई बंदा था, उसने एक घर बनाया, एक ऐसे जगह पर बनाया जहाँ पे बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ था, लेकिन उसे घर बनाने के तुरंत बाद मान लीजिए गवर्नमेंट वहाँ पे बिल्कुल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी डेवलप करने लगती है, जिससे क्या हुआ कि उसके जो ज़मीन का जो वैल्यू था, उसके घर का जो वैल्यू था वो अप्रिशिएट करने लगता है, बढ़ने लगता है। तो जिसके कारण क्या है कि गवर्नमेंट कुछ चार्ज इम्पोज करती है उस बंदे के ऊपर कि
भाई हमने इतना डेवलपमेंटल वर्क किया तो आपको कुछ पेमेंट यहाँ पे करना पड़ेगा, तो उसे ही हम कहते हैं स्पेशल असेसमेंट। पांचवा होता है नॉन टैक्स रिसीट होता है फॉर फीचर। इसका मतलब ये होता है कि अगर मान लीजिए अगर कोर्ट ने मान लीजिए कोई रूल पास करा था या फिर कोई ऑर्डर पास करा था और उस ऑर्डर के अगेंस्ट में कुछ ऐसे काम हो जाता है तो गवर्नमेंट कुछ फ़ाइन इम्पोज करती है, तो वो जो फ़ाइन इम्पोज होती है उसे हम फ़ाइन नहीं कहते, उसे हम यहाँ पे फॉरफीचर कहते हैं। ठीक है, कोर्ट के ऑर्डर के वॉल्यूशन के बदले में जो एक फ़ाइन या फिर पेनल्टी इम्पोज की जाती है उसे फॉरफीचर कहा जाता है। फिर गवर्नमेंट के नॉन टैक्स रिसीट्स का और भी सोर्सेज क्या क्या होता है, ग्रांट्स और डोनेशन। तो गवर्नमेंट को बहुत सारे सोर्सेज से ग्रांट्स एंड डोनेशन भी मिलते रहते हैं जो कि उसकी रिसीट का एक पार्ट हो जाता है। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट की कैपिटल रिसीट क्या होता है। हमने रेवेन्यू रिसीट तो देख लिया, अब हम पढ़ेंगे कैपिटल रिसीट क्या होता है। तो कैपिटल रिसीट वो रिसीट होता है जिससे कि गवर्नमेंट की एसेट्स में डिक्लाइन होता है और उसके लायबिलिटी में जो है वो बढ़ोतरी होने लगती है, यानी कि उसकी लायबिलिटी जो है वो बढ़ने लगती है। तो पहला फीचर इसका ये हुआ कि इसमें एसेट्स डिक्लाइन करता है और लायबिलिटी जो है वो इंक्रीज करने लगती है। जैसे कि मैं इसमें एक एग्जांपल दे दूं, मान लीजिए गवर्नमेंट ने कुछ किसी से बोरो किया था, ठीक है, बोरो करके उसे कुछ रिसीट मिला, कुछ फंड मिला। तो बोरो करने के बाद क्या हुआ, वो एक लोन हो गया, तो इस लोन का रिपेमेंट तो करना ही पड़ेगा गवर्नमेंट को। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, एक लायबिलिटी इंक्रीज हो गई गवर्नमेंट की। उसी तरह से गवर्नमेंट ने मान लीजिए कुछ डिसइन्वेस्टमेंट किया, अपने किसी मशीनरी को या फिर अपने किसी ज़मीन को वो सेल कर देता है मार्केट में। तो इससे क्या होता है कि एक एसेट जो है वो गवर्नमेंट के हाथ से निकल जाता है और इस एसेट्स के निकलने के बदले उसे रिसीट्स तो मिलता है लेकिन एसेट्स उसका डिक्लाइन हो जाता है। तो इस तरीके से हम पहले फीचर को समझ चुके हैं कि कैपिटल रिसीट से एसेट्स डिक्लाइन होता है और लायबिलिटी जो है वो बढ़ती रहती है। इसका जो सेकेंड फीचर है वो है नॉन रिकरिंग इन नेचर। अब ऐसा तो है नहीं कि गवर्नमेंट बार बार बोरो करके या फिर बार बार डिसइन्वेस्टमेंट करके ही रिसीट की प्राप्ति करेगी, तो ये नॉन रिकरिंग इन नेचर होता है, ये बार बार नहीं होता, किसी स्पेशल टाइम पर ही गवर्नमेंट को ऐसी करने की ज़रूरत पड़ती है। अब थर्ड है कि फ्यूचर ऑब्लिगेशन टू रिटर्न। इसमें गवर्नमेंट के ऊपर एक ऑब्लिगेशन होती है कि भैया अगर आपने लायबिलिटी ली है, अगर आपने किसी से लोन लिया है तो आपको उसको रिटर्न करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक लायबिलिटी बन जाती है। अब ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट अगर किसी से लोन लेती है तो वो कैसे, जैसे मान लीजिए वो पब्लिक से अगर लोन ले रही है, पब्लिक से वो बोरो कर रही है, तो पब्लिक बोरोइंग को वो कैसे चुकता करती है, कुछ डेवलपमेंटल वर्क कर देती है, रोड्स का कंस्ट्रक्शन करती है, ब्रिजेस का कंस्ट्रक्शन करती है, तो वो इस तरह से वो रिपेमेंट कर देती है। लेकिन एनी हाउ वहाँ पर भी हम देखते हैं कि एक फ्यूचर ऑब्लिगेशन बना रहता है गवर्नमेंट के ऊपर। अब यहाँ पे हम पढ़ते हैं सोर्सेज कौन कौन से होते हैं कैपिटल रिसीट्स के। तो इसमें से कुछ सोर्सेज मैंने आपको पहले ही बता दी थी, बोरो और डिसइन्वेस्टमेंट के बारे में। एक नया सोर्स आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, रिकवरी ऑफ लोन। तो रिकवरी ऑफ लोन से क्या होता है, तो देखिए जैसे ही गवर्नमेंट किसी को लोन देती है ना, तो जैसे ही वो लोन देती है तो उसका एसेट्स का क्रिएशन होने लगता है। ठीक है, उसका एसेट्स बनने लगता है क्योंकि उसको पता है कि जो लोन उसने दिया है कभी ना कभी वो लोन उसको विद इंटरेस्ट मिलेगा, तो एक एसेट्स क्रिएट होने लगता है। लेकिन जैसे लोन की रिकवरी हो जाती है तो वहाँ पर उसका एसेट्स क्रिएट होना बंद हो जाता है, या फिर हम यूँ कह सकते हैं कि उसका एसेट जो है वो डिक्लाइन हो जाता है, वहीं उसी पॉइंट पर एसेट जो है वो डिक्लाइन हो जाता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो कैपिटल रिसीट्स होते हैं उसमें किसी केसेस में हमारा एसेट जो है वो डिक्लाइन होता है और किसी केसेस में हमारा लायबिलिटी जो है वो इंक्रीज करने लगता है। ठीक है, तो इस तरीके से होपफुली आपको बजट रिसीट जो है वो क्लियर हो चुका होगा कि वो क्या होते हैं और इससे कौन कौन से दो पार्ट होते हैं। अब अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे बजट एक्सपेंडिचर के बारे में, जो आपका कंपोनेंट ऑफ बजट का एक दूसरा पार्ट हो गया। तो होपफुली मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आया होगा बजट रिसीट। अगर आपको कहीं पर कुछ डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के अपने डाउट को क्लैरिफाई कर सकते हैं, मैं आपके जवाब जरूर दूंगा। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।